हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पार्ट टू आर। अपन ने पिछली क्लास में डब्ल्यूबीसी स्टार्ट करा था, जिसमें अपन ने डब्ल्यूबीसी के बेसिस कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। उसके बाद में अपन ने देखे थे इओसिनोफिल को देखा था, न्यूट्रोफिल को देखा था और बेसोफिल को देखा था। आज अपन इस क्लास में मोनोसाइट को और लिम्फोसाइट को पढ़ेंगे। मोनोसाइट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है मोनोसाइट। देखते हैं फर्स्ट मोनोसाइट 4 नंबर पे, सॉरी कौन सी है, मोनोसाइट। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि मोनोसाइट होती है वो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। क्या होती है? लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। यदि लाइफ स्पान की अपन बात करें, लाइफ स्पान की बात करें तो 1 से 3 दिन तक का क्या होता है, इसका लाइफ स्पान होता है। उसके बाद में अपन ने बात करी थी कि जो मोनोसाइट होती है वो एक तरह की क्या है, एग्रेनुलोसाइट है। ओके, तो ये एक एग्रेनुलोसाइट है, मतलब कि इसमें जो ग्रेन्यूल्स है वो प्रेजेंट तो रहते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में होते हैं, लेस अमाउंट में होते हैं, दिखते नहीं है। साइज की बात करी थी अपन ने, इसकी साइज 10 to 24 माइक्रोमीटर की साइज थी इसकी, है ना। ठीक है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म दी जाती है, देखो मोनोसाइट के लिए एक चीज याद रखो, मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होता है वो बाइलोब्ड, थ्री मतलब लोब में नहीं डिवाइड होता। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो किडनी शेप न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, बहुत बड़ी साइज होती है ना, तो इसका जो न्यूक्लियस है किडनी शेप का होता है, किडनी जैसा न्यूक्लियस होता है। जैसे ये डब्ल्यूबीसी है तो इसका न्यूक्लियस कुछ ऐसा होता है। ठीक है, मतलब किडनी शेप न्यूक्लियस इसका पाया जाता है और बाकी इसमें छोटे मोटे मतलब ग्रेन्यूल इतने ज्यादा नहीं होते लेकिन बहुत माइनर अमाउंट में से ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। इसका मेन काम क्या होता है, इसका डिफेंस का, मतलब क्रोनिक इन्फेक्शन में यही काम होता है। जो क्रोनिक इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन अपन बोलते हैं, क्रोनिक इन्फ्लामेशन में मोनोसाइट ही काम आता है 24 से 48 घंटे बाद। यदि किसी इन्फेक्शन को 24 से 48 घंटे हो जाते हैं तो वहां पे मोनोसाइट एक्शन लेता है। अब यहाँ पे एक सिस्टम चलता है, उसका नाम है, आपके शॉर्ट नोट्स भी आता है और बहुत कम टीचर इसको पढ़ाते हैं, MPS। ठीक है, मोनो न्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम। और इसके ऊपर काफी बार क्या आता है, क्वेश्चन आता है, शॉर्ट नोट्स आता है कि मोनोन्यूक्लियर फेगोसाइट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझो, इसको आपको कैसे लिखना है। आप सबसे पहले लिखोगे कि जो मोनोसाइट होती है ना, मोनोसाइट है उसका काम भी किसमें आता है, डिफेंस में काम आता है मोनोसाइट। ठीक है, और ये ब्लड के अंदर पाए जाने वाली क्या है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है, जो कि क्रोनिक इन्फेक्शन में फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ करके उनको किल करती है। ठीक है, लार्जेस्ट साइज की क्या है, ये डब्ल्यूबीसी होती है। अब समझो, यदि ये ब्लड में है, यदि ये ब्लड में सर्कुलेट होती रहती है तो इसको क्या बोला जाता है, मोनोसाइट बोला जाता है। लेकिन यदि ये ब्लड से जब इन्फेक्शन या फॉरेन पार्टिकल या क्रोनिक इन्फेक्शन आपके टिश्यू में हो रहा है, ब्लड में थोड़ी ना हो रहा है क्रोनिक इन्फेक्शन, ब्लड में कोई पैथोजन आ रहा है तो वो लंबे टाइम से पैथोजन है ब्लड के अंदर, तो उसको तो ये मोनोसाइट है वो वहीं की वहीं मार देगी। लेकिन यदि आपका इन्फेक्शन टिश्यू के अंदर है, टिश्यू लेवल पे है, तो ये क्या है, ब्लड से जाके कहां भी जाएगी, टिश्यू में भी चली जाती है। ये ब्लड से निकल के टिश्यू में भी चली जाती है। यदि ये टिश्यू में इन्वेजन होती है, लाइक इन्फेक्शन यदि टिश्यू में है तो ब्लड से निकल के टिश्यू में भी जाएगी। जैसे आपको मैं पूरा प्रोसेस बताएंगे जब अपन सेकेंड ईयर पैथोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे तो न्यूट्रोफिल भी तो ऐसे ही जाती है। ठीक है, तो टिश्यू में जाती है, फिर इनका नाम क्या पड़ जाता है, मैक्रोफेज। टिश्यू में एक बार चल जाती है तब इसका नाम क्या पड़ जाता है, मैक्रोफेज पड़ जाता है। अब ये मैक्रोफेज फिक्स भी हो सकते हैं, कोई एक जगह फिक्स हो गई वहीं से ये सारी सेल के जो भी पैथोजन आते हैं उनको मारती है, या ये मोबाइल भी होती है, मतलब घूमती फिरती भी रहती है। ठीक है, जैसे मोनोसाइट है वो घूमती फिरती रहती है, जबकि अपन काफी सेल पढ़ेंगे वो एक जगह फिक्स रहती है। अब अपन डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट डिफरेंट मैक्रोफेज होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, इनको अपन देखते हैं। तो अपन ने देखा कि ये माइग्रेट होती हैं, यदि ये टिश्यूज के अंदर माइग्रेट हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, मैक्रोफेज बोलेंगे। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, जैसे
यदि ब्रेन में जा रही है, यदि ब्रेन में जाती है तो इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोग्लियल सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइक्रोग्लियल सेल बोलते हैं। यदि ये मोनोसाइट ब्रेन टिश्यू में चल जाती है तो माइक्रोग्लियल बोलेंगे इसको। यदि लिवर में चल जाती है तो लिवर के यदि साइनोसॉइड्स में ये पाई जाती है, साइनोसोइडल में, तो इनको बोलते हैं कोफर्ट सेल। यदि ये लंग्स में चल जाती हैं, कहां पे, लंग्स में यदि ये सेल चल जाती है तो इसको अपन बोलते हैं एल्वियोलर डस्ट सेल। क्या बोलते हैं, एल्वियोलर डस्ट सेल इसको बोलते हैं। यदि ये किडनी में चल जाती है, किडनी में यदि ये चली जाती हैं तो इनको क्या बोलते हैं अपन, मीसेंजियल सेल। क्या बोलते हैं, मीसेंजियल सेल। ठीक है। यदि ये आपकी स्किन में जाती हैं, कहां पे, स्किन में चली जाती हैं तो इनको बोलते हैं डेंड्राइटिक सेल। क्या बोलते हैं, डेंड्राइटिक सेल बोलते हैं। इसी तरह यदि स्प्लीन में चल जाती हैं तो इनको क्या बोलते हैं, रेड पल्प सेल। क्या बोलते हैं, रेड पल्प सेल बोलते हैं। यदि ऐसे प्लेसेंटा में रहती हैं तो प्लेसेंटा वाले को क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं हैपवर्थ सेल। क्या बोलते हैं, हैपवर्थ सेल बोला जाता है। ठीक है। बोन में होती हैं तो बोन में क्या बोला जाता है इनको, ओस्टियोक्लास्ट। तो हर ऑर्गन में उनमें क्या रहती है, कुछ मैक्रोफेज होती हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, इनका अपन को पता होना चाहिए। ठीक है। ये सब फिक्स है ना। हो सकता है कुछ मोबाइल भी हो। वो मतलब इस पूरे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं कि जैसे कोई मोनोसाइट होती है, इन्फेक्शन यदि टिश्यू में होता है तो वो टिश्यू के अंदर माइग्रेट कर जाती हैं। तो माइग्रेट करने के बाद वो टिश्यूज में, उनको क्या बोला जाता है, मैक्रोफेज बोला जाता है। ठीक है। लार्ज साइज की होती है और ये इंगल्फ करती हैं और उनको फैगोसाइट करती हैं पैथोजन को टिश्यू के अंदर। और हर टिश्यू में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस पूरे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, एमपीएस, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम, एमपीएस बोला जाता है। इसको पहले, इसको पुरानी बुकों के अकॉर्डिंग, पुरानी बुकों में ऐसा लिख रखा है कि जो एमपीएस है, एमपीएस ऑल्सो नोन एज, एमपीएस को एक नाम से और जाना जाता है, वो है रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। इसको रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम। लेकिन आजकल नहीं बोला जाता। क्यों, क्योंकि देखो इसको पहले है ना, जो इसकी स्ट्रक्चर, मैक्रोफेज की स्ट्रक्चर इतना क्लियर नहीं थी। मैक्रोफेज को एक रेटिकुलर शेप में जाना जाता था, मतलब कि जाल टाइप में, नेटवर्क टाइप की एक शेप मानी जाती थी। अब पता लगा कि इसके अंदर तो एक ही किडनी शेप न्यूक्लियस होता है, इसलिए अब इसको मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट बोलने लगे। लेकिन पहले ऐसा लगता था देखने पे, इतनी क्लियर स्टडी नहीं थी तब, कि बिल्कुल ये जालनुमा संरचना है, रेटिकुलोसाइट बोलते थे। ठीक है। दूसरी बात कि टिश्यूज को नॉर्मल क्या बोलते हैं भाई, टिश्यूज की जो अंदर की लेयर है उसको एंडोथेलियल बोलते हैं। और कुछ फैगोसाइट जो ये सब टिश्यू में तो पा रही है, ब्रेन, लिवर, लंग्स, किडनी, स्किन, स्प्लीन, प्लेसेंटा, बोन, ये सब टिश्यू है। और टिश्यू को इन्होंने एंडोथेलियल बोला, मतलब कि हर टिश्यू के अंदर रेटिकुलर जालनुमा शेप जैसी फैगोसाइट पाई जा रही है, इसलिए इसको क्या बोलता है, रेटिकुलरो एंडोथेलियल सिस्टम बोला जाता था। लेकिन आज इसको यूज नहीं किया जाता। आज क्लियर पता है कि मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट होती है, जो ब्लड में मोनोसाइट की फॉर्म में है, वो टिश्यू में इन्वेड करती है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट या मैक्रोफेज बोलते हैं। तो ये होता है मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिस्टम। समझ में आ गया सबको अच्छी तरह। ठीक है। या कई बुकों में मैक्रोफेज को एक नाम और दिया जाता है, मैक्रोफेज को कई बुकों में बिग ईटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बिग ईटर। यह एक बड़ा खाने वाला जानवर है। कोई भी पैथोजन से यदि आ गए तो शुरू में तो उसको न्यूट्रोफिल है, ये कोशिश करते हैं मार देने की, लेकिन जब इनसे नहीं मरता, 24 से 48 घंटे हो जाते हैं, तो बड़े खाने, बड़े शिकारी को बुलाया जाता है। वो कौन सा है, मैक्रोफेज है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बिग ईटर बोला जाता है। मतलब कि ये क्या है, पावरफुल डिफेंस सेल है। ये पावरफुल डिफेंस सेल होती है। क्लियर ये बात, क्या है, ये पावरफुल डिफेंस सेल होती है। तो ये अपन ने समझा एमपीएस, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट सिम्टम। इसका शॉर्ट नोट्स आ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, 4 नंबर। कंपटीशन में तो ये सब आते हैं। वैसे कंपटीशन का लेवल मैं कह रहा हूँ ना, अभी इतना ज्यादा कंपटीशन का लेवल नहीं है जो आप स्टैंडर्ड बुकों से भी ऊपर से ले गया। ठीक है। यदि आप ये 4 साल अच्छी तरह पढ़ते हो ना, आपकी निकलते ही जॉब लगेगी। और यही रीजन है, जो बच्चे एम्स में पढ़ते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वहां पे पढ़ाई बहुत अच्छी कराते हैं वो लोग, पता है आपको।
बहुत अच्छी पढ़ाई करते हैं, अपने स्टेट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज जो भी करने होते हैं वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पूरा सिलेबस करा देते हैं 4 साल का। ठीक है, वो बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं, वहाँ के ट्यूटर्स होते हैं, वहाँ के लेक्चर्स होते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कराते हैं। और वो निकलते ही वो सब ज्यादा देखकर ज्यादातर बच्चे पूरे के पूरे पास आउट हो जाते हैं। तो इसी तरह अपन भी यहाँ पे बुक टू बुक लाइन टू लाइन पढ़ेंगे हर चीज की। ठीक है, अब अपन ने पढ़ा यहाँ पे मोनोसाइट को अपन ने पूरा पढ़ा। अब मोनोसाइट के बाद अपन पढ़ते हैं लिम्फोसाइट को। ठीक है, नेक्स्ट सेल अपनी आती है लिम्फोसाइट, लास्ट सेल है लिम्फोसाइट। अपन ने देखा था लिम्फोसाइट है वो पूरे ब्लड का कितना परसेंट पार्ट बनाती है, 20 to 40% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी होती है। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो राउंड न्यूक्लियस होता है, इनमें कैसा न्यूक्लियस होता है, राउंड न्यूक्लियस होता है। और ये सेल है ये भी क्या होती है, एग्रेन्युलोसाइट होती है। क्या होती है, एग्रेन्युलोसाइट होती है। तो अपन ने पढ़ा कि लिम्फोसाइट है वो 20 to 40% बनाती है, राउंड न्यूक्लियस इसमें पाया जाता है। और इसके बाद अपन ने पढ़ा कि ये भी एग्रेन्युलोसाइट है, इसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं लेकिन बहुत मिनिमम अमाउंट में होते हैं कि अपन को दिखते नहीं है। ठीक है, मेनली ये क्या है, नॉर्मली आपको ये भी पता है कि जो लिम्फोसाइट है वो दो टाइप की होती है। लिम्फोसाइट है वो दो टाइप की होती है, ये अपन को पता है। एक होती है बी लिम्फोसाइट, एक तो होती है बी लिम्फोसाइट और एक होती है टी लिम्फोसाइट। ठीक है, अब अपन ने ये भी देखा कि बी लिम्फोसाइट का जो प्रोडक्शन है, बी लिम्फोसाइट का जो प्रोडक्शन है वो कहां पे होता है, बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, टी लिम्फोसाइट का भी प्रोडक्शन कहां होता है, रेड बोन मैरो में होता है। लेकिन बी लिम्फोसाइट का जो मैच्योरेशन है वो कहां होता है, वो रेड बोन मैरो में होता है। ठीक है, जबकि जो टी लिम्फोसाइट का मैच्योरेशन है ये एक्सेप्शन है, ये कहां पे होता है, ये आपके लिम्फोइड टिश्यू, लिम्फोइड या मेनली थाइमस में होता है। कहां पे होता है, मेनली थाइमस ग्लैंड में होता है। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि इसका जो टी लिम्फोसाइट इसका मैच्योरेशन है वो कहां होता है, थाइमस ग्लैंड में होता है। बाकी सब मैच्योरेशन, सब ब्लड सेल का मैच्योरेशन प्रोडक्शन रेड बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, मतलब लिम्फोसाइट का जो डेवलपमेंट है वो कहां होगा, टी लिम्फोसाइट का वो कहां होगा, आपके थाइमस ग्लैंड में होता है। बी लिम्फोसाइट क्या करते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम देती हैं, मतलब कि ये क्या करती है, आईजीई, आईजीए, आईजीडी, आईजीएम, आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन बनाती है और उनके द्वारा एंटीबॉडी बनाती हैं। वो एंटीबॉडी बनाने का काम कौन करता है, कौन करता है, लिम्फोसाइट करते हैं, बी लिम्फोसाइट करते हैं। ग्लोबुलिन आपको प्रोटीन बताया था मैंने। ठीक है, तो वो सब कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट बनाता है। मतलब कि ये क्या करती है, एंटीबॉडी मीडिएटेड सिस्टम होता है उस पे काम करती है। जबकि टी लिम्फोसाइट करता है सेल्यूलर मीडिएटर इम्यून सिस्टम पे काम करता है। ये आपके तलवार की तरह काम करता है, एक एक सेल जाके मार के। जबकि ये क्या करेगा, एकदम में एंटीबॉडी रिलीज कर दी वो मार के आ जाएगी एक ही जगह से। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक एक बैक्टीरिया के पास जाएंगी और तलवार की तरह मारेंगी, है ना। टी फॉर तलवार, टी फॉर एक एक तलवार से एक एक आदमी को तो मान होता है। जबकि बी लिम्फोसाइट एक जगह खड़ा होकर मार सकता है, बी फॉर बाण, बी फॉर बाण होते हैं ना जो तीर चलाते हैं, मतलब एक जगह से खड़ा होकर मारेगा। जबकि इसमें आता है वो कौन कौन सी आती है, टी हेल्पर सेल आता है, टी किलर सेल आती है, टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल जिसको CD4 CD8 बोलते हैं। तो ये इसमें ये आती है, नेचुरल किलर सेल इसमें नहीं आती है ना, टी हेल्पर सेल आएगा या जो CD8 आ जाएगा, ये आती है इसमें। तो ये होता है आपका टी लिम्फोसाइट। ये कहाँ रहता है, मेनली जो लिम्फोसाइट है, मेनली जो लिम्फोसाइट है वो ब्लड में तो पाई जाती है, साथ में ब्लड के साथ साथ वो लिम्फोइड ऑर्गन में भी पाई जाती है। और लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, ये अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे लिम्फोइड ऑर्गन के बारे में, है ना। नेक्स्ट या हार्ट के बाद में जो चैप्टर आता है 6 नंबर का, उसमें अपन पढ़ेंगे लिम्फोइड ऑर्गन को डिटेल में। वहां पे आपके लिम्फोसाइट के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा लिम्फोसाइट पाई जाती है, जैसे मेनली स्प्लीन, थाइमस, ये आते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। तो लिम्फोसाइट के बारे में अभी अपन इतना ही पढ़ेंगे। यदि आप भी जाता है शॉर्ट नोट्स की लिम्फोसाइट के बारे में लिखो तो आप लिख सकते हो कि राउंड न्यूक्लियस पाता है, 20 to 40% ये कंट्रीब्यूट करता है। एग्रेन्युलोसाइट होता है
कौन से टाइप का राउंड न्यूक्लियस हो गया। लिम्फोसाइट दो टाइप के थे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। मेन काम क्या है, इम्यूनिटी का होता है। इनका प्रोडक्शन यहाँ होता है, इसका मैच्योरेशन लिम्फोइड ऑर्गन थाइमस में होता है। ये एएमआईएस करता है, ये सीएमआईएस करता है, और ये मेनली लिम्फोइड ऑर्गन में पाए जाते हैं। ये आपको बताना है, सिंपल। ओके, तो अपन ने पूरी डब्ल्यूबीसी को देख लिया है। मैं एक बार और बता देता हूं कि नॉर्मल टीएलसी काउंट होता है वो कितना होता है, 4000 से लेके 11000 सेल पर mm3। यदि ये बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ है, और बुखार हो रहा है आपको और इसका काउंट कम मिल रहा है, तो आप समझ जाओ कि इंसान को क्या हो सकता है, टाइफाइड या एंटेरिक फीवर भी हो सकता है। उसके बाद में अपन ने देखा डीएलसी देखे अपन ने, इसमें सबसे पहले आता है न्यूट्रोफिल का काउंट आता है। क्या आता है, न्यूट्रोफिल का काउंट आता है। न्यूट्रोफिल का नॉर्मल वैल्यू होता है 50 to 70%। यदि इसकी वैल्यू बढ़ रही है तो उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या अक्यूट इन्फेक्शन है, अभी अभी कोई इन्फेक्शन हुआ है बैक्टीरिया का। यदि लिम्फोसाइट का काउंट जो कि नॉर्मल होता है, कितना होता है, 20 to 40%। यदि किसी के अंदर लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ रहा है, उसका मतलब कि उस इंसान के अंदर कौन सा इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। कौन सा है, वायरल इन्फेक्शन है। या और पीएमएनएल बढ़ रहा है, इसका मतलब कि उस इंसान के अंदर कौन सा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या अक्यूट इन्फेक्शन है। क्लियर। लिम्फोसाइट का काउंट वायरल इन्फेक्शन में बढ़ता है। दूसरा, टाइफॉइड में बढ़ता है। किसमें बढ़ता है, एकमात्र वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन टाइफॉइड जिसमें लिम्फोसाइट का काउंट बढ़ता है। ठीक है, ये टाइफॉइड का मतलब अभी आप कंफ्यूज हो गए, छोड़ो इसको, है ना। इसके बाद में अपन ने देखा कि इओसिनोफिल आता है। इओसिनोफिल आता है जिसका काउंट कितना होता है, 1 से लेके 6% होता है। इसका लेवल बढ़ रहा है, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं पैरासाइट इन्फेक्शन है। आपको एंटी वर्म वाली दवा एल्बेंडाजोल या नॉरफ्लॉक्सटिजेट, टिल्डेनाजोल ये देनी पड़ेगी आपको, है ना। ये दवा आपको देनी पड़ेगी पैरासाइट या एलर्जी। आप देख लो कि उसको जुकाम वुकाम तो नहीं है, तो आपको एंटी एलर्जी जैसे सिट्राइजन, लेवोसिट्रिजन, मोन्टेलोकास्ट, जेफ्रोलोकास्ट ऐसी दवा भी आपको देनी पड़ सकती है। यदि बेसोफिल का अमाउंट बढ़ रहा है, तो बेसोफिल मैंने बताया था बिल्कुल क्या है, ब्लड में पाए जाने वाले मास्ट सेल है। इनका लेवल 1 से 2% होता है, बहुत कम होता है। और मैंने बताया कि इनका लेवल बढ़ता है वो एलर्जी की, पोटेंट एलर्जी में काम करता है। एलर्जी के लिए ज्यादा अच्छी, इओसिनोफिल से भी ज्यादा एक्टिव होती है, वो होती है बेसोफिल। ये एलर्जी में काम करता है। ये हिस्टामिन, हेपेरिन इनका रिलीज करता है। वो एलर्जी के ड्यूरिंग ये क्या करता है, जो इन्फ्लेमेशन है वो कोज करता है। इसके अलावा एक सेल और रह रही है, कौन सी रह रही है, न्यूट्रोफिल हो गया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। मोनोसाइट मैंने बताया था ये कौन सा सिस्टम बनाती है, एमपीएस सिस्टम बनाती है। इसका जो लेवल है 2 से 10% तक, क्रोनिक इन्फेक्शन में काम करती है। और ये मतलब कि क्रोनिक इन्फेक्शन को बताएगी। क्या बताएगी, क्रोनिक इन्फेक्शन को बताएगा। लेकिन एकमात्र जो सूडोमोनास का इन्फेक्शन है वो क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। कौन सा होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन है। लेकिन उसमें कौन सी बढ़नी चाहिए थी, उसमें बढ़नी तो कौन सी चाहिए थी, मोनोसाइट, लेकिन उसमें बढ़ती कौन सी है, पीएमएनएल काउंट बढ़ता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कब अपन को एंटीवायरल देनी है, कब अपन को एंटीबायोटिक देनी है, कब अपन को एंटापैरासाइटिक ड्रग देनी है। तो ये सब अपन देखते हैं। कई बार आप देखते हो पेशेंट बिल्कुल ठीक होता है, डॉक्टर तब भी आपको मॉन्टेल से लिख देता है, मॉन्टेलर लिख देता है, मॉन्टेल से लिख देता है। तो वो सब सीबीसी रिपोर्ट में ये सब देखते हैं। कंप्लीटली ये होता है टीएलसी, और इन सब को अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीटली डीएलसी। अब आप कहोगे सर हमको तो डीएलसी लिख के पीएमएनएल काउंट लिखा है। ज्यादातर जगह ये होता है कि डीएलसी का मतलब पीएमएल काउंट बता देते हैं कि न्यूट्रोफिल काउंट कितना है। लेकिन एक्चुअली में न्यूट्रोफिल काउंट डीएलसी बोलते हैं इन सबको। डिफरेंशियल अलग अलग ल्यूकोसाइट काउंट क्या क्या है हमको ये बताओ, क्योंकि भाई टेस्ट होता है। आजकल तो लिखने लगे टीएलसी, कई जगह क्या करते थे, पहले टीएलसी लिखते थे तो लैब वाले ओनली ये बताते थे। तो आजकल पूरा डब्ल्यूबीसी काउंट लिखते हैं, टीएलसी एंड डीएलसी लिखना पड़ेगा वो। ठीक है, तो आजकल तो सीबीसी में सब आ जाता है। ठीक है, आजकल एक बहुत फेमस टेस्ट चल रहा है इओसिनोफिल, ओनली इओसिनोफिल का करा लेते हैं कि इओसिनोफिल के नंबर क्या है ना। तो उसको बोलते हैं टीईसी, टोटल इओसिनोफिल काउंट। ये टेस्ट को कराते हैं टीईसी, टोटल इओसिनोफिल काउंट, है ना। कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पे इओसिनोफिल 4% आया किसी पेशेंट का, और टोटल टीएलसी है उसका 10,000 है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 4/100 इंटू 10,000, ये कट गया, तो इसका जो टोटल इओसिनोफिल काउंट है वो 400 है। ठीक है, ये वैल्यू 1500 तक नॉर्मल रहती है। तो इस तरह से अपन ने देखा
WBC के बारे में पूरा क्लियर अपन ने देखा। तो आप सब मेरे हिसाब से WBC आप सबको क्लियर हो गया होगा। अब अपन जो लास्ट सेल है वो पढ़ते हैं प्लेटलेट। ठीक है, डेंगू में कहते हैं ना कि भाई प्लेटलेट कम हो गई, प्लेट गिर गई, प्लेट गिर गई। प्लेट नहीं होता, प्लेटलेट होता है। क्या होता है? प्लेटलेट। तो समझो, थर्ड ब्लड सेल अपन पढ़ते हैं भाई, प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट्स है ना। इसको जो नॉर्मल साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। होता क्या है प्लेटलेट? ध्यान देना, स्मॉलेस्ट ब्लड सेल है, आरबीसी से भी छोटी यदि कोई ब्लड सेल पाती है तो कौन सी होती है? प्लेटलेट होता है। ठीक है, आपको पता है ना कि आरबीसी का साइज क्या था? आरबीसी का साइज था 7 माइक्रोमीटर। डब्ल्यूबीसी तो सबसे बड़ी होती है, 10 से लेके 24 माइक्रोमीटर तक होती है। लेकिन प्लेटलेट उनसे भी छोटी होती है। प्लेटलेट का साइज होता है 2 to 4 माइक्रोमीटर। तो सबसे स्मॉलेस्ट यदि कोई ब्लड सेल की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा? प्लेटलेट होगा। क्यों होती है इसकी सबसे छोटी साइज की होती है? ये भी सुनो। इसका साइज स्मॉलेस्ट साइज इसलिए होता है क्योंकि ये इजीली कैपिलरीज में मूवमेंट करती है। कहाँ पे? कैपिलरीज होती है ना, जो सबसे पहले सबसे बड़ी वेन होती है, उससे छोटी आर्टरी, और सबसे छोटी जो आर्टरी वेन को जोड़ता है उसको कैपिलरी बोलते हैं। तो कैपिलरी का डायमीटर बहुत कम होता है, तो कैपिलरी में मूवमेंट करती है। और कैपिलरी में इजीली मूवमेंट करने के लिए इसकी साइज है वो सबसे छोटी होती है। इसका मेन काम कैपिलरी में होता है, तो कैपिलरी में ये आराम से मूवमेंट कर सके इसलिए इसका साइज सबसे छोटा होता है। दूसरी बात, ये भी एन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है। क्या है? एन्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है या सेल है। क्यों है? इनमें भी नो न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इसका रीजन ये है कि जब इसका जब सिंथेसिस होता है ना, जब ये सिंथेसिस कैसे होता है इसका समझो। इसका सिंथेसिस कैसे होता है इसको समझो आप। एक आपको पता है कि जब माइलोइड सेल थी, माइलोइड सेल अपन ने पढ़ी भाई, जो हीमोपोएटिक स्टेम सेल थी उससे माइलोइड बनी। माइलोइड से आपने देखा होगा एक सेल बनी थी मेगा कैरियोसाइट। इस मेगा कैरियोसाइट में तो न्यूक्लियस होता है, लेकिन फिर क्या है, ये टूटती है, ये ब्रेक होती है। और यहाँ पे ब्रेक को अपन ब्रेक नहीं लिखे, बड़े डोप बोलते हैं कि इसके कई सारे टुकड़े होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे टुकड़े होते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं बड़े डोप। तो काफी सारी, एक मेगा कैरियोसाइट से काफी सारी क्या बनती है? प्लेटलेट बनती है। तो इन प्लेटलेट में न्यूक्लियस नहीं बनता। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं बनता तो इनका डिवीजन भी नहीं होता, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। देखिए इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट था, इसमें न्यूक्लियस होता है, लेकिन वो न्यूक्लियस के भी काफी सारे क्या हो जाते हैं? टुकड़े हो जाते हैं, तो कोई एक न्यूक्लियस नहीं बचता है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? यदि अपन इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात कर रहे हैं हर सेल, जैसे आरबीसी का अपन इंपॉर्टेंट फंक्शन देखा था, क्या? ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का देखा था इम्यून सिस्टम का। ऐसे प्लेटलेट का क्या होता है? प्लेटलेट का मेन काम होता है क्लोटिंग करना। क्लोटिंग में मतलब को कोएगुलेशन ऑफ ब्लड का होता है कि कहीं पे ब्लीडिंग हो रही है तो उसको रोकना। ठीक है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। तो इसका मेन काम होता है ब्लड को कोगुलेट करना। ब्लड का कोगुलेशन करने का मेन काम होता है किसका? किसका होता है ब्लड का कोगुलेशन करने का? प्लेटलेट का होता है। कहीं पे यदि ब्लीडिंग हो रही है और आपकी बॉडी में प्लेटलेट है तो उस ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है, बल्कि स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। तो आप एक चीज बताना कि जैसे नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? नॉर्मल यदि अपन प्लेटलेट काउंट देखते हैं तो वो होता है 1.5 लाख टू 4 लाख होता है पर सेल, सेल पर ml है ना। फिर मैं दोबारा लिख देता हूँ, 1.5 लाख टू 4 या 4.5 लाख सेल पर mm³ या पर ml होता है। ठीक है, 1.5 लाख से 4 लाख तक होता है। आइडियली बात करें तो 2 लाख तक होता है। ठीक है, कभी इसका अमाउंट कम नहीं होना चाहिए ऐसा अपन बोलते हैं। अब सपोज एक चीज बताओ, यदि इसका काउंट, यदि इसका काउंट लेस देन 1.5 लाख हो गया तो क्या होगा? यदि इसका काउंट मोर देन 4 लाख हो गया तो क्या होगा? तो समझना एक चीज कि इसका काम क्या है? ब्लड की क्लोटिंग करना, ब्लीडिंग को रोकना। अब इसका अमाउंट कम हो गया, इसका अमाउंट क्या हो गया है? कम हो गया है भाई, इसका अमाउंट कम हो गया। ऊपर नीचे नहीं हो रहा,
छोड़ो, यदि इसका अमाउंट कम हो गया तो अब ब्लीडिंग होने लग जाएगी, अब ब्लड रुकेगा नहीं, लेकिन ये तो क्या कहते हैं ब्लीडिंग को रोकता है ना, अब कम हो गया तो ब्लीडिंग नहीं रुकेगी और इंसान को क्या होने लगेगी, ब्लीडिंग होने लगेगी। तभी कहते हैं कि इंसान को तुरंत क्या चढ़ाते हैं अपन, आरडीपी चढ़ाते हैं। आजकल तो आरडीपी चढ़ती है, एक एचडीपी और होती है। यदि सिंगल डोनर प्लेटलेट, रैंडम डोनर प्लेटलेट, ये अलग अलग होती है। अपन जब ट्रांसफ्यूजन पढ़ेंगे सेकंड ईयर में, शायद हो सकता है फंडामेंटल है तो फर्स्ट ईयर में ही आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि जब ट्रांसफ्यूजन होता है, क्या समझा रहा था, ब्लीडिंग को रोकने लगता है। यदि मतलब 1.5 लाख से कम हो जाएगा प्लेटलेट काउंट तो ब्लीडिंग होने लगेगी। आपको पता है जब डेंगू होता है इंसान को तो उसकी प्लेटलेट गिरने लग जाती है, वो प्लेटलेट गिरने के बाद उसमें देखने को मिलता है कि उसमें नक्सीरें आने लगती है, मतलब कि एपिस्टेक्सिस होने लगती है, नेजल ब्लीडिंग होने लगती है, हाथों में जैसे खून खून के दाने होने लग जाते हैं, उस इंसान की मौत भी हो जाती है, ठीक है। जबकि 4 लाख से ज्यादा होने हो जाएगा तो क्या होगा कि ब्लड में क्लोटिंग होने लग जाएगी, ब्लड में क्लोटिंग होने लग जाएगी, अपन कहेंगे कि खून गाढ़ा होने लग गया, ब्लड में क्लोटिंग होने लग जाएगी, फिर अपन को हेपेरिन ये देना पड़ता है। वो खून गाढ़ा हो जाता है, उसका क्या होता है, उससे उससे खून का बहना कम हो जाता है, वो खून बहना कम हो गया मतलब कि एक जगह रुक जाएगा, ऑर्गनों को सप्लाई नहीं होगा, ठीक है। क्लोटिंग होने लग जाएगी, ब्लड की क्लोटिंग होने लग जाएगी, अपने टिश्यू डैमेज होने लग जाते हैं। ऐसा भी बताया जाता है, ठीक है ना, कि 1.5 लाख से कम हो रहा है तो क्या होने लगी, इंसान को ब्लीडिंग होने लग गई है, ठीक है, क्लियर। इंसान को 1.5 लाख से कम होने पे क्या होने लग जाती है, ब्लीडिंग होने लग जाती है। और मेनली याद रखना कि जब 50,000 से कम हो जाती है ना, 50,000 सेल पर एमएल से प्लेटलेट कम हो जाती है तो इंसान को स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग भी होने लग जाती है, अपने आप ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। और अपन उसको क्या बोलेंगे, उसको नर्सिंग एजुकेशन देंगे कि आप बाहर मत खेलो, ऐसी जगह मत करो जहाँ पे ब्लीडिंग होने का चांस है, थोड़ी सी चोट हो गई ना तो खून रुकेगा और नहीं आपका, पहले ब्लीडिंग नहीं हो रही है मान लो, इसलिए अपन कभी आईएम इंजेक्शन नहीं लगाते, आईएम इंजेक्शन में थोड़ी बहुत ब्लीडिंग होती है आपको पता है, और किसी का प्लेटलेट कम है तो आप आईएम इंजेक्शन बिल्कुल मत लगाओ, ये बात ध्यान रखना, किसी का प्लेटलेट कम है तो उसको आईएम इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि जब भी डेंगू था होता है ना, उसका प्लेटलेट कम होता है तो उसको जब डाइक्लोफेनिक देते हैं दर्द के लिए तो उसको आईएम मत दो, उसको 10 ml में डिजोल्व करके दो। जनरली अपन डाइक्लोफेनिक को आईएम लगा देते हैं, लेकिन आईएम नहीं देना चाहिए उसको, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि जब 20,000 से मतलब कि 50,000 से कम होता है ना तो इंसान को पटैकी होने लगता है, परप्यूरा होने लगता है ना, एकाइमोसिस होने लगता है। ये 3 टर्म आती हैं, एक तो होता है पैटैकी, फिर होता है परप्यूरा और इकाइमोसिस। ये सब इंटरनल ब्लीडिंग को बताते हैं, आपको आगे जाके बताऊंगा। यदि छोटे छोटे दाने होते हैं तो उसको पटैकी बोलते हैं, परप्यूरा थोड़े ज्यादा लेवल पे दाने हो जाते हैं परप्यूरा हो जाता है, और इकाइमोसिस जब इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है उसको इकाइमोसिस बोलते हैं। तो ये सब अपन देखेंगे प्लेटलेट कम होने की वजह से ये सारी दिक्कतें अपन को देखने को मिलती हैं, परप्यूरा, पटैकी एंड इकाइमोसिस, है ना। वो ज्यादा हो जाता है तो ब्लड क्लोटिंग होने लग जाती है। मतलब ये आपको ध्यान देना है कि यदि 1.5 लाख से कम हो गया प्लेटलेट, मेनली ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मेनली आपको डेंगू में देखने को मिलता है, ठीक है। और जब किसी का प्लेटलेट कम हो जाता है ना उसको ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ जाते हैं, और ब्लीडिंग होने के चांस बढ़ गए, आपको कभी भी उसको एजुकेशन देना है, कभी एक तो एस्पिरिन दवा मत लो, एस्पिरिन भी खून पतला करती है ना, कभी ऐसी खून पतला करने वाली दवा मत दो। दूसरा, बाहर खेलने की मना कर दो कि आप खेल रहे हो और गलती से आपको लग गई ना तो खून रुकेगा और नहीं। आईएम इंजेक्शन नहीं लगाना कभी उसको, उसको कभी भी आईएम इंजेक्शन नहीं लगाना, आउटसाइड गेम नहीं खेलने, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग को कम से कम करना है, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग नहीं करना। एस्पिरिन वाली दवा नहीं लेना क्योंकि एस्पिरिन दवा है वो क्या करती है, ब्लीडिंग करती है, ठीक है। तो ये सब का अपन को ध्यान देना है, अपन आगे जाके पढ़ेंगे ये सब भी। क्लियर हुई इतनी बात। फिर अपन देखते हैं कि आरबीसी होती है, सॉरी सॉरी प्लेटलेट है, जो प्लेटलेट होती है इसका लाइफ स्पान क्या होता है। अब आपको मैंने, अब आप पूछोगे कि इसका लाइफ स्पान होता है भाई, इसका भी डब्ल्यूबीसी का लाइफ स्पान मैंने कहा था इतना फिक्स नहीं होता क्योंकि उसमें सेल डिवीजन होता रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ डब्ल्यूबीसी ऐसी होती है जो सेल डिवीजन से पहले ही क्या वो लेती है, मर जाती है, जैसे न्यूट्रोफिल, तो उसका अपने इतने ध्यान से नहीं पड़ा। आरबीसी का पढ़ा था क्योंकि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसका सेल डिवीजन नहीं होता है, और सेल डिवीजन नहीं होता तो उसकी मेम्ब्रेन वीक होती है और स्प्लीन में जाता है, स्प्लीन डिटेक्ट कर लेती है कि उसकी मेम्ब्रेन क्या हो गई है, वीक हो गई है। स्प्लीन डिटेक्ट कर लेगा कि उसकी मेम्ब्रेन वीक हो गई है और उसके बाद क्या होगा, स्प्लीन उनको मार देगा, ठीक है। प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस नहीं होता तो प्लेटलेट भी क्या करेगा, स्प्लीन में जाएगा, नो सेल डिवीजन, देखना नो न्यूक्लियस
नो सेल डिवीजन, तो क्या होगा, ये कहां जाएगा, स्प्लीन में जाएगा। और स्प्लीन क्या देखेगा कि इसकी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई है, वीक हो गई है, और इसका क्या कर देगा, वो डिस्ट्रक्शन कर देगा। इसका क्या कर देगा, डिस्ट्रक्शन कर देगा, इनको मार देगा। और नॉर्मल इनका लाइफ स्पान कोई पूछा जाए तो कितना होगा, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 8 से 12 दिन का। कितना होता है, 8 से 12 दिन इनका क्या होता है, लाइफ स्पान होता है। ठीक है। एक बात और याद रखना, देखो जो स्प्लीन होता है ना, वो जनरली इसको ब्लड बैंक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्लड बैंक बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ब्लड बैंक, क्योंकि बैंक में क्या होता है, कुछ आरबीसी क्या होती है, इकट्ठी होती है। ब्लड बैंक में क्या होता है, खून इकट्ठा रहता है। ब्लड बैंक में आप जानते हो हर हॉस्पिटल में एक ब्लड बैंक होती है। जब खून की जरूरत होती है तो वहां पे जाएगा पेशेंट, पेशेंट के अटेंडेंट जाएंगे, वो खून देंगे और उसको नया उसी ग्रुप का खून दे दिया जाता है। ब्लड बैंक में क्या होता है, बहुत सारा खून इकट्ठा रहता है। ठीक है। इसी तरह स्प्लीन होता है ना, उसमें कुछ आरबीसी और कुछ प्लेटलेट, और कई बुकों में इसका थ्योरेटिकल अपन को रेफरेंस नहीं मिला कि डब्ल्यूबीसी भी रहती है नहीं, लेकिन आरबीसी और प्लेटलेट, प्लेटलेट तो अपने पार्ट का 1/3 ऑफ प्लेटलेट है, वो स्प्लीन में इकट्ठा हरदम रहती है। जब कभी इमरजेंसी होती है ना, जब कभी इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे वहां की आरबीसी और प्लेटलेट है वो निकल के बाहर आती है। जनरली वो वहां पे स्टोर है, वहां पे आरबीसी प्लेटलेट का जनरली क्या होता है, स्टोरेज होता है आरबीसी और प्लेटलेट का। जब इमरजेंसी के टाइम पे ये क्या आती है, काम आती हैं। इसलिए स्प्लीन को क्या कहा जाता है, ब्लड बैंक भी कहा जाता है। कई बार नॉर्मली देखने को मिलता है, जब स्प्लीन की सर्जरी करते हैं ना, कई बार ऐसा स्प्लीन में इंफेक्शन हो जाता है, तो अपन कहते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कि आपकी तिल्ली को निकालना पड़ेगा हमको। जब डॉक्टर इन तिल्ली को, स्प्लीन को निकालता है और स्प्लीन डैमेज हो जाता है ना, तो कई बार देखना वहां पे बहुत सारी आपकी बॉडी में प्लेटलेट काउंट बढ़ जाता है, क्लोटिंग का रिस्क हो जाता है, तो वहां पे हिपेरिन ये दवा स्टार्ट करनी पड़ती है। ठीक है। तो ये भी अपन को देखने को पड़ता है, क्योंकि स्प्लीन में काफी सारी क्या स्टोर रहती है, ब्लड सेल्स स्टोर रहती है। ठीक है। तो इस तरह से अपन ने पढ़ा, सबसे पहले आरबीसी पढ़ा, फिर डब्ल्यूबीसी पढ़ा, और उसके बाद में आज अपन ने प्लेटलेट को भी कंप्लीट कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट एक क्लास और बचे इस चैप्टर की, उसमें अपन पढ़ेंगे कि ब्लड की क्लॉटिंग कैसे होती है, कोगुलेशन कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही।